Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the course United States History. My name is Mohammad Usman Shakir और मैं आप लोगों को अमेरिका की तारीख़ पढ़ाऊँगा CSS के पैटर्न पे। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि अमेरिका की तारीख़ शुरू होती है साल 1492 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अपनी एक वॉयज की, मगर ऐसा नहीं है। 1492 से बहुत पहले इसकी तारीख़ शुरू होती है। US हिस्ट्री को समझने से पहले हमें देखना चाहिए कि उस इलाके में या उस एरिया में क्या क्या चीज़ें चल रही थी पहले से। बेसिकली ये कॉलोनाइजेशन की एक कहानी है। तो हम लोग ये देखेंगे कि कॉलोनाइजेशन से पहले यूरोप के क्या हालात थे। जो यूरोपियन सोसाइटी थी दैट वाज अ फ्यूडल सोसाइटी, और इसमें हम लोग अगर हिस्ट्री में देखें तो 1340s में एक प्लेग आया था जिसको बिबोनिक प्लेग कहते हैं। जैसे आजकल एक वबा फैली हुई है कोरोना की जो कि इंतहाई कंटेजियस डिजीज़ है, इसी तरह उस ज़माने में बिबोनिक प्लेग आया था जो कि बहुत ही कंटेजियस था और उसके इफ़ेक्ट में बहुत से लोग मर गए थे। तो इट इज़ सेड दैट अराउंड 1/3 ऑफ द यूरोपियन पॉपुलेशन डाइड ड्यू टू bubonic plague, and it is known as Black Death. 1/3 of the population जब when they died तो इकोनॉमिक भी आप समझ लें कि इकोनॉमिक तरीके से भी यूरोप बहुत मुश्किल था, सोशली भी डिसइंटीग्रेटेड था यूरोप। मगर विद इन 100 years, आप समझ लें 1340s के बाद अगर 100 years आप लगाएं 1440s तक, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत कम हो चुकी हुई थी तो रिजुविनेशन शुरू हुई यूरोप की। रिजुविनेशन से मुराद ये है कि आहिस्ता आहिस्ता यूरोप जो है अपनी पाँव पे दोबारा खड़ा हो चुका हुआ था। तो लोगों के पास क्योंकि पॉपुलेशन कम थी, लोग ज़्यादा थोड़े सक्सेसफुल थे अपनी लाइफ्स में, तो लोगों ने ज़्यादा सोचना शुरू किया कि अब हम लोग कहीं बाहर लेट्स थिंक आउटवर्ड, हम लोग बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करें, यूरोप से बाहर जो इलाके हैं उनको एक्सप्लोर करें। थोड़ा सा मैं बिबोनिक प्लेग के बारे में आपको ये भी बता दूँ तो हुआ कुछ ऐसे था कि 1340s में देयर इज़ दिस यूरोपियन पोर्ट इन इटली का एक पोर्ट है जिसको जिनोवा कहते हैं, और जिनोवा में कुछ ट्रेडर्स थे जो कि ब्लैक सी से टूवर्ड्स अदर कोस्ट्स जा रहे थे यूरोप के, और ये एक रैट बॉर्न डिजीज़ थी। ये जो बीमारी थी ये चूहों से फैली थी और ये इतनी कंटेजियस थी कि एक बंदे से ये बहुत 20 लोगों में ट्रांसफ़र हो जाती थी। इस बिबोनिक प्लेग ये इम्पोर्टेंट इसलिए है US हिस्ट्री में कि इसकी वजह से यूरोप ने अपनी रिजुविनेशन शुरू, मतलब दिस वाज द ओनली रीज़न यूरोप गॉट रिजुविनेटेड, क्योंकि उससे पहले पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी यूरोप की। तो ये जो प्लेग्स होते हैं या इस तरह की अगर कोई डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा फैल जाए तो उसके बाद जब वो डिज़ीज़ चली जाती है तो वो उस इलाके की काफ़ी चीज़ें चेंज कर देती है। सो दिस वाज बिबोनिक प्लेग। प्री कॉलोनाइजेशन यूरोपियन सोसाइटी में अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, विच इज़ फ्यूडलिज्म। जो यूरोप की सोसाइटी थी दैट टोटली डिपेंडेंट ऑन फ्यूडलिज्म। फ्यूडलिज्म क्या था? बिल्कुल हमारे जैसे इलाकों में वडेरा सिस्टम होता है, यूरोप में भी कुछ इस तरह का ही वडेरा सिस्टम था। फ़र्क सिर्फ ये था कि उनके वडेरों को कहते थे लॉर्ड। एक लॉर्ड हुआ करता था, उसका एक मैनर हाउस कहते थे उसको, MANOR मैनर हाउस कहते हैं, या आप समझ लें एक छोटा सा कासल होता था। उसके साथ एक छोटी सी चर्च हुआ करती थी और उसके साथ उसकी ज़मीनें हुआ करती थी। ये जो लॉर्ड होता था इसके बहुत ज़्यादा सर्फ्स होते थे और यही लॉर्ड इसके पास बहुत ज़्यादा नाइट्स भी हुआ करते थे। ये जो नाइट्स और ये सर्व्स हैं ये इस लॉर्ड के आप समझ लें स्लेव्स हुआ करते थे। स्लेवरी से ज़्यादा मुख्तलिफ निज़ाम नहीं था ये। पहले तो हुआ ये करता था कि कम्युनल फार्मिंग हुआ करती थी। कम्युनल फार्मिंग से मुराद ये है कि हर किसी ने कुछ ना कुछ उगाया और फिर सबने मिल बैठ के खाना वगैरह खा लिया।
जो भी उसका प्रोड्यूस हुआ करता था। बट द थिंग है कि आहिस्ता आहिस्ता ये लॉर्ड्स बहुत पावरफुल हो गए और एक कॉन्सेप्ट आया प्राइवेट प्रॉपर्टी का। प्राइवेट प्रॉपर्टी जब आया तो वो लॉर्ड जो है वो अपनी ज़मीन जो है उससे उस पर आप समझ लें कि इन सर्व्स से बहुत ज़्यादा उनको ओवरबर्डन करता था, उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाता था, और जो प्रोड्यूस होती थी वो सारी वो ख़ुद अपने पास रखता था और उसमें से थोड़ा सा जो हिस्सा है वो सर्व्स को दिया करता था। जो नाइट्स हुआ करते थे वो इस लॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया करते थे और वो उसके बदले में उसे वो खाना दिया करता था और बाकी सर्विसेज दिया करता था। जो ये फ्यूडलिज़म का ज़माना था ये इसलिए इम्पोर्टेंट है यूएस हिस्ट्री में क्योंकि ये यूरोप के उस कल्चर को शो करता है जिससे लोग तंग आए बाद में, क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट से लोगों को पता लगा कि उनका इस्तेहसाल हो रहा है, उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और इस वजह से उन्होंने सोचा कि अब हमें किसी और नई ज़मीन पर जाना चाहिए। इस फ्यूडलिज़म के नतीजे में लोगों की हेल्थ भी बहुत डिटेरिएट हुई। उसकी वजह ये था कि उस वक्त जो यूरोप के हालात थे वो बहुत ख़राब से थे। सैनिटेशन की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, मेडिकल की कोई फैसिलिटीज़ नहीं थी, और वैसे इस्तेहसाल भी हो रहा था फार्मर्स का जो उनके मज़ारे वगैरह थे। तो उसके नतीजे में लोगों की डेथ्स होना शुरू हो गई। बहुत मशहूर वाक़यात उनमें से एक वाक़यात मतलब ये होते थे, ज़्यादातर वाक़यात ये होते थे कि जो वेमेन थी उस इलाके की, दे यूज्ड टू डाई व्हाइल गिविंग बर्थ टू अ चाइल्ड, और 1/3 ऑफ द चिल्ड्रन यूज्ड टू डाई एट द एज ऑफ अराउंड 5 और 6। उसके अलावा क्योंकि बहुत ही पुअर मेडिकल कंडीशंस थी, लोग छोटी छोटी बीमारियों से, फ्लू से, कोल्ड से, बुखार से, इनसे उनकी डेथ हो जाया करती थी। बहुत कम लोग थे जो कि 45 साल की उम्र से ज़्यादा ज़िंदगी गुजारते थे। नॉर्मल एज जो थी वो 45 की थी। इसकी वजह से जो है लोगों ने कहा कि अब हमें किसी और नई जगह पे जाके सेटल होने की ज़रूरत है और हमारी ज़िंदगी कुछ थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए। प्री कॉलोनाइजेशन यूरोपियन सोसाइटी के अब हम आते हैं थर्ड पार्ट में। हमने देखा कि बिबोनिक प्लेग आया था, उसके बाद यूरोप रिज्यूवनेट हुआ, उसके अलावा यूरोप में फ्यूडलिज़म चल रहा था, फ्यूडल लॉर्ड्स हुआ करते थे। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस सोसाइटी के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ द क्रिश्चियन चर्च, क्रिश्चियनिटी। रिलीजन जो प्रिवेलेंट रिलीजन था उस इलाके का, यूरोप का, दैट वाज क्रिश्चियनिटी। और हम लोग अभी देखेंगे कि जो पोप हुआ करता था वो बहुत ही पावरफुल एक एंटिटी थी। याद रखिए जो चर्च थी दैट वाज द ओनली ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन द सोसाइटी, और it was so powerful that everything that the Pope said or the church said, people never argued on that. इनके सैक्रमेंट्स हुआ करते थे इस सोसाइटी में। सैक्रमेंट से मुराद ये है जैसे हमारे जब बच्चे की पैदाइश होती है या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हो जाती है तो हम लोग उसका एक बरियल करते हैं, उसका जनाजा करते हैं। बच्चे की पैदाइश पे लोग कुछ ट्रेडिशंस हैं वो करते हैं। इसी तरह इनके सैक्रमेंट्स हुआ करते थे, बरियल के, बर्थ के, डेथ के, वो सारा कुछ चर्च ओवरसी किया करती थी। उसके अलावा लोगों की अटोनमेंट जो है वो भी चर्च किया करती थी। तो इसका मतलब ये होता है कि इनका बिलीफ था कि खुदा ना खासा किसी से अगर कोई इफ़ दे हैव कमिटेड अ सिन तो दे यूज्ड टू गो टू द पोप एंड दे यूज्ड टू टेल देम द सिन, और वो जो पोप है वो कहता था कि अच्छा ठीक है, मैं जो है खुदा की तरफ से तुम लोगों को माफ़ करता हूँ। वो एक अटोनमेंट हुआ करती थी। आज भी कुछ क्रिश्चियन सोसाइटीज़ में देखा जाता है कि चर्चेज़ में देयर इज़ अ सेपरेट वुडन बॉक्स जहाँ पे एक साइड पे चर्च मतलब जो उनका पादरी होता है वो बैठा होता है और साथ में एक बंदा बैठा होता है, उसके बीच में एक पर्दा होता है, एंड ही टेल्स हिम अबाउट हिज सिंस, और फिर वो उसकी अटोनमेंट करता है। तो इसी तरीके से उस ज़माने में भी क्रिश्चियन चर्च में ये चीज़ें चल रही थी। अच्छा, 16th century में there was this thing called Protestant Reformation. There was this person called Martin Luther जिसने चर्च के ख़िलाफ़ बगावत की, या आप समझ लें कि उसने ये एक आर्गूमेंट किया कि जो चर्च है वो हमें गलत चीज़ें बता रही है, या वो जो हमारा लाइफस्टाइल है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन है और फजूल की इंटरवेंशन है। और इस
इस सारे उसके इफ़ेक्ट में एक नया आप समझ लें सेक्ट बना क्रिश्चियनिटी में, उसका नाम था द प्रोटेस्टेंट्स। तो हमें अभी आज पता है कि क्रिश्चियनिटी में जो दो मेजर सेक्ट्स हैं, वैसे तो बहुत ज़्यादा सेक्ट्स हैं, मगर जो मेजर सेक्ट्स हैं वो हैं कैथोलिक्स और एक हैं प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट रेफॉर्मेशन से पहले सिर्फ एक ही फ़िरका था और दैट वाज कैथोलिसिज्म, और वो बहुत ही पावरफुल और डोमिनेंट फ़िरका था। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि चर्च यूज्ड टू गवर्न एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ यूरोपियन पर्सन। उसमें एक बंदा बिल्कुल भी आज़ाद नहीं था अपने ख़यालात में, वो हर चीज़ हर बात चर्च की सुना करता था और हर चीज़ वो चर्च जो है वो उसको कुछ भी कह दे वो उसकी बात को मानना पड़ता था। There was another thing that was excommunication. Excommunication से मुराद ये होती थी कि चर्च जिस बंदे को भी चाहे, अगर उसको लगे कि ये बहुत गुनाहगार है या वो बंदा सोसाइटी के लिए फिट नहीं है, तो चर्च उसको एक्सकम्युनिकेट कर दिया करती थी। इससे मुराद ये है कि वो बंदा जो है वो सोसाइटी का पार्ट रहता ही नहीं था, लोग ना उससे बात करते थे, ना लोग उससे ट्रेड किया करते थे। इसकी वजह से लोग पॉलिटिकली मोटिवेशंस की वजह से लोगों को ना चर्च ने एक्सकम्युनिकेट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग बहुत तंग आने लग गए कि किसी ने अगर कोई जुल्म नहीं किया होता था या कोई ऐसा गुनाह नहीं किया होता था या वो सोसाइटी में बहुत इज़्ज़तदार बंदा होता था, मगर पॉलिटिकली अगर किसी किंग को लगता है कि ये बंदा हमारी रियासत के लिए थोड़ा ख़तरनाक है या मेरी थ्रोन के लिए ख़तरनाक है, तो वो चर्च की हेल्प से उसके ऊपर जुल्म करता था, उसको एक्सकम्युनिकेट करवाता था। याद रहे कि ये जो किंग्स और जो आप समझ लें कि उस ज़माने के ये फ्यूडल लॉर्ड्स थे, दे वर ऑल्सो सबमिसिव टू दीज पोप्स और द चर्च एज टू से। और ये लोग इस बात का बहुत ख्याल रखते थे कि जो पोप है वो उनकी साइड पर हो, तो ये चर्च को बहुत ज़्यादा अपीज़ भी किया करते थे। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात चर्च की ये है कि द लैंग्वेज ऑफ द चर्च वाज लैटिन, और लैटिन जो है वो सिर्फ पोप्स और जो हाई क्लास एलीट्स होते थे चर्च के ही, उन्हीं को लैटिन समझ आया करती थी। एंड द बाइबल वॉज ऑल्सो इन लैटिन, सो पीपल यूज टू डिपेंड ऑन द चर्च के उनका कोई भी मसला है तो वो लैटिन तो वो ख़ुद पढ़ नहीं सकते थे, तो उस वजह से दे यूज टू डिपेंड कि ये लैटिन से हमारी ज़बान में जो कम्युनिकेशन है या जो भी वो लोग कहते थे कि अगर हमने कुछ चीज़ समझनी है तो वो पोप के थ्रू करते थे।